नमस्कार। लोकनाथ के आज के कार्यक्रम में महिला दिवस विशेष पर साक्षात्कार श्रृंखला के तहत शख्सियत कार्यक्रम में मैं डॉक्टर करुणा सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ ग्वालियर शहर से प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं वरिष्ठ शिक्षाविद हमारे साथ डॉक्टर राजरानी शर्मा जी है। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और लोकनाथ परिवार के लिए ये बहुत ही गौरवान्वित क्षण है कि हमारे साथ हमारी शहर की इतनी विदुषी महिला हमारे अतिथि के रूप में आज हमारे परिवार में पधारी है, हमारे स्टूडियो में आई है। डॉक्टर राजरानी शर्मा जी सेवानिवृत्त प्राध्यापक है केआरजी कॉलेज से। उन्होंने कई वर्षों का उनके पास शिक्षण का अनुभव है। साथ ही वे समीक्षक, आलोचक, कवयित्री के रूप में कई दायित्वों का निर्वहन करती रही हैं। मैम, आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद। और मैम, सबसे पहले प्रश्न के रूप में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जन्मभूमि क्या है, आपकी कर्म भूमि क्या है, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आपका कितने वर्षों का अनुभव रहा और ये अनुभव यात्रा आपकी कैसी रही? बहुत ही आनंद का विषय है कि हम एक ऐसे चैनल पर यहाँ पर उपस्थित हैं जो लोकनाद नाम से है। ये जीवन ही लोक का नाद है। मेरी जन्मभूमि, जैसा कि आपने पूछा डॉक्टर करुणा जी, ब्रज भूमि मेरी जन्मभूमि रही है और कर्म भूमि, शौर्य भूमि मध्य प्रदेश मेरी कर्म भूमि रही है। वीरांगना की ये धरती जहां पर हमने जीवन के शौर्य की गाथा को लिखा, जैसे कि हमें शब्द समझ में आए वैसी रचना की जीवन की। तो आपने पूछा कि जन्मभूमि, मैं मथुरा की को मैंने जन्मभूमि मुझे मिली ईश्वर की कृपा से। और फिर जब हम सेवा में आए, शासकीय सेवा में, तो हमें ग्वालियर मिला और यहाँ हमने अद्भुत ब्रज और मालवा के मिश्रण को जिया, बहुत आनंद पूर्वक जीवन जिया। और रही बात शिक्षा के अनुभव की, तो ये माँ सरस्वती की कृपा है। मैंने सीखा अपने गुरुओं से कि जो आपने सीखा गमता नु करिए गुलाल, जो आपको आता है उसे गुलाल की तरह उड़ा दीजिए। तो पहले जीवन भर अध्ययन किया, जितना माँ बाप ने संस्कार दिए और गुरुओं ने शिक्षा दी। फिर मुझे ये लगा कि ये जो मेरा ऋण, जो मैंने जो दाय समाज से लिया है, इसको मुझे समाज को लौटाना है। क्या? तो शिक्षा में मुझे अवसर मिला। ये मेरा कोई माता पिता का पूर्व जन्म का आशीर्वाद, सौभाग्य ये रहा। तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, वो मुझे 100% रहा, कहूं तो 1000% रहा। वो ऐसा लगता था कि मैं अध्यापन में ही अपने जीवन के पुष्प को पूर्णतया खिला हुआ पाती थी। तो फिर मुझे उच्च शिक्षा मिली पढ़ाने को, और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में मैंने सेवा शुरू की 1984 में। और ये मेरा सौभाग्य ही रहा कि मुझे कन्या महाविद्यालय भी मिले और पूर्ण महाविद्यालय मिले, मुक्त महाविद्यालय, जिनमें बच्चे भी पढ़ते थे। और इस तरह से मेरी जो शिक्षा रही वो एक आनंदपूर्ण सफर रहा, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने का सुख होता है। जब हम पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हम उसमें पारंगत होने के बाद पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें जिज्ञासाओं का समाधान करना है। हमें सामने वाले के स्तर पर आकर, अपने शिष्य के स्तर पर आकर उन्हें अपनी बात समझानी है। तो आपने जैसा पूछा, मैंने BA, MA इनको पढ़ाया। यहाँ तक कि मेरा सौभाग्य रहा, भाषा के रूप में मैंने BCom, BSc के बच्चों को भी पढ़ाया, छात्र छात्राओं को। और छात्र छात्राओं के रूप में युवा पीढ़ी 36 वर्षों तक मेरे साथ रही। क्या बात? मानो मैं युवा एक काल में इतने 4 दशकों तक मैं युवाओं के साथ रही, देश के उन कर्णधारों के साथ जिनके हाथ में देश की बागडोर है। उनका चलना, उठना, बैठना, सीखना, उनका अध्ययन, उनकी मनोवृत्ति, वो केवल अध्यापन नहीं था, वो मेरे लिए बड़ा एक कौतुक भरा था। वो क्या सोचती हैं छात्राएं, वो कौन से समाज से आती हैं, कौन से परिवारों से आती हैं, क्या उनके संस्कार हैं, क्या उनके आंखों में सपने हैं, क्या उनके प्रेम के, घृणा के, समाज को, सामाजिक सरोकारों के उनके क्या अंदाज हैं। मैं बड़ी बारीकी से उन्हें पढ़ती थी और रुचि से। केवल पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं था, समाज की धड़कन को जानना मेरा उद्देश्य था। बहुत अच्छी। और ये मुझे ईश्वर ने मौका दिया। तो जब भी मैं जाती थी पूरे उत्साह से भर के महाविद्यालय जाती थी।
क्या बात। और ऐसी तरोताजा, ऐसा लगता था, मैं आपको बताऊं, दाएं बाएं आप तो स्वयं कवित्री हैं, गजलें, मुक्तक, रुबाइयां और शायरी मेरे चारों तरफ घूमती थी। जब मैं महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय में मैंने 36 वर्ष के सेवा काल में 32 साल शासकीय कमला राजा में व्यतीत किए। जीवन का स्वर्ण अनुभव मुझे वहां मिला। छात्राओं का जो माधुर्य, छात्राओं का जो कौशल, छात्राओं की जो क्रीड़ा की जो उनका कौशल थे, उनकी प्रतिभा, उनमें मुझे विश्व नजर आता था। क्या बात। उनके जादू में मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि इनको वंशानुक्रम से तो मिला ही है, पर्यावरण से भी ये अपने को सींच रही है। तो आपने पूछा शिक्षा का, बहुत आनंद। मैंने पीएचडी की विद्यानिवास मिश्र जी के सानिध्य में बैठकर, और रामचरितमानस के शैली वैज्ञानिक अध्ययन पर फिर मैंने शोध किया 1984 में जी। उसके बाद हमारा क्रम चला जी। तो इस तरह से आनंद की ये यात्रा थी, जो शिक्षा के महाभवन में मुझे इसको पूर्ण करने का मौका मिला। सरस्वती के भव्य भवन ने जहां ज्ञान की आरती उतारने वाले साधक, भक्त, पुजारी चारों ओर आपके सामने हो, तो आनंद की हिलोरों के अलावा और क्या हो सकता है। बहुत खूबसूरत मैम आपका उत्तर। वाकई में आपकी यात्रा बहुत सुखदायी और आनंदमयी रही। और जैसा कि आपने कहा कि 32 वर्षों तक आपने केआरजी कॉलेज में अध्यापन कार्य किया, तो निश्चित रूप से बहुत सी बच्चियां, बहुत सी पीढ़ियां आपके माध्यम से शिक्षित हुई। मैं ये विशेष रूप से जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारा कार्यक्रम महिला दिवस पर विशेष रूप से है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज आप वर्तमान समय में महिलाओं को शिक्षा के प्रति कितना जागरूक देखती हैं, साथ ही समाज स्त्री शिक्षा के प्रति कितना जागरूक है, मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। आदि दुनिया की बात हम करने जा रहे हैं। स्त्री माने आदि दुनिया, स्त्री माने आपके शाना माना शाना खड़े होने, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली एक शक्ति। मैं अगर बात करूं शक्ति तत्व की, वो ना करके मैं बात करती हूँ जागरूक समाज की। मैं आपको जीवन का अनुभव बताती हूँ। मैंने अपने महाविद्यालय में बुजुर्गों को पुराने रुमाल में बंधे हुए पैसे अपनी कन्या की फीस के लिए खोलते हुए देखा है। वो दृश्य मेरी आंखों में है। एक पिता आता है ग्रामीण अंचल से, वो अपने रुमाल में जुड़े हुए पैसे, बहुत नामालूम, क्योंकि हमारी शासन की इतनी योजनाएं हैं, कन्याओं से फीस नहीं ली जाती, आपको भी पता है, ट्यूशन फीस मुक्त है, लेकिन जो थोड़े बहुत औपचारिक शुल्क है और अनेकों तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं वो पिता दे रहा है। ये शिक्षा की जागृति है। आज वो बेटी को दहेज की चिंता नहीं करता, मैं यथार्थ की बात कर रही हूँ, वो उसकी डिग्री की चिंता करता है। जिस दिन अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, समाज बदल रहा है, करवट ले रहा है, और मैं इसकी साक्षी रही हूँ। लड़कियां केवल पढ़ती नहीं है, अपने आप को सशक्त बनाती हैं। मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के 32 साल देखा है, उनसे बातें की हैं, और बिना कहे उनके अंतर्मन में झांका है, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सपनों से भरी आंखें हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सपनों से भरी हुई बेटियों की आंखें होती हैं, जिनमें आपने झांकने का प्रयास किया। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारे देश की शिक्षा नीति में बहुत से बदलाव आए हैं। हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उच्च शिक्षा पर शिक्षा नीति जो बदलाव आए हैं वो किस हिसाब से प्रभावित करती है, साथ ही पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षण पद्धति पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दें। बहुत ही सटीक आपने प्रश्न पूछा। नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू की है, भारतीय शिक्षण मंडल का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और नई शिक्षा नीति एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने जा रही है, मैं आपको बताऊं, जो कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा एक सुंदर वृक्ष है जिसकी जड़ें जमीन में हैं, जिसकी जो शिखाएं हैं वो आसमान में हैं। और ये वृक्ष कैसे हरा भरा होगा जब वो अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाएगा, तब इसकी जड़ें पुष्ट होंगी, पोषित होंगी। और नई शिक्षा नीति हमें यही कहती है कि मातृभाषा में हम अपनी शिक्षा दें, प्राथमिक शिक्षा। बच्चे को मौलिकता आती है मातृभाषा में शिक्षा देने से, स्वाभिमान आता है, बच्चे में आत्मविश्वास आता है। 3 चीजें जो जीवन में आपकी शख्सियत के लिए जरूरी हैं, आपकी मौलिकता माने आपकी खुद की सोच, स्वाभिमान
जो आपको ये ना सोचे कि हमको अगर कोई दूसरी भाषा नहीं आती तो हम हीन है। वो माता शुरू से सपना, जैसे काजल आंच देती है ऐसे बच्चे को मातृभाषा आंच देती है, जैसे दूध पिलाकर पुष्ट करती है, ऐसे मातृभाषा की सशक्त शब्दावली उसके जीवन के, उसके व्यक्तित्व को आधार प्रदान करती है। और नई शिक्षा में जो खास बदलाव है वो है कि वो व्यावसायिकता की ओर है। चौथा बदलाव है नई शिक्षा में कि वो हमारे लोकल अंचल के जो स्थानीय विद्वान हैं, स्थानीय कारीगर हैं, स्थानीय जो लोग हैं जो अपने ज्ञान में पारंगत हैं, उनकी सहायता से व्यावसायिक पाठ्यक्रम को पुष्ट करती है। बिल्कुल, माने वो केवल किताबी ज्ञान के अलावा एक ऐसे व्यक्तित्व की तैयारी है जो समाज की आंखों में आंखें डालकर अपने जीवन की नींव को दृढ़ करता है। जब बच्चा महाविद्यालयों से निकलता है और जीवन के समर में कूदता है, तब उसको इस प्रकार के स्वाभिमान की, आत्मविश्वास की और इस प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। और अगर हम उसे कोई स्किल देते हैं, कोई कौशल देते हैं विभिन्न प्रकार के, तो हम उसको मजबूत कंधों वाला बनाकर उतारते हैं। और ये नई शिक्षा ने कर दिखाया है। और बहुत सारे बदलाव हैं। अगर आप तकनीकी रूप से पूछें तो प्रवेश कर सकता है, निकल सकता है जब चाहे जब। अब वो 5 साल में अपनी उपाधि पूर्ण करे, 7 साल में पूर्ण करे, उसको कोई मलाल नहीं रहेगा कि मुझे समय नहीं मिला था उस समय तो मैं अपनी उपाधि नहीं ले पाया। तो बहुत सारे तकनीकी बदलाव हैं और ये सारे बदलाव एक सशक्त नागरिक बनाने के लिए हैं। मैं नई शिक्षा नीति के निर्माताओं को बहुत साधुवाद देती हूँ, इस देश को जिसने उस नीति को अपनाया। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात मैम आपने कही। और आपने जो नई शिक्षा नीति में बदलाव आए हैं उसके तकनीकी पक्ष को भी हमको समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया, साथ ही व्यवहारिक जो बदलाव आए हैं और आपने अपने अनुभव से उनको महसूस किया है वो भी आपने हमारे साथ साझा किया। मैम, जैसा हम सभी जानते हैं कि आप ग्वालियर शहर की एक प्रतिष्ठित साहित्यकार भी हैं और बहुत अच्छा आपका लेखन है, समीक्षक बहुत अच्छी हैं आप, आलोचक बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो वर्तमान साहित्य है, और मुख्य रूप से मेरा फोकस जो रहेगा वो महिला लेखक पर ही रहेगा, तो जो मुख्य रूप से महिला लेखक हैं आज वर्तमान समय में, तो वो किस दिशा में लेखन कर रही हैं, उसकी दिशा और दशा क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत सही। आप जैसी सुप्रसिद्ध कवित्री और लोक सेवक पार्षद के रूप में डॉक्टर करुणा मेरे सामने उपस्थित हैं, जीता जागता आप उदाहरण है। भारतीय जो साहित्य की छवि मैं आप में देखती हूँ, क्योंकि आप मध्य भारतीय साहित्य परिषद से जुड़ी हैं। आप स्वयं साहित्य के एक सिनेरियो, एक परिदृश्य को आप जानती हैं। आप जानती हैं कि ग्वालियर में महिलाओं की लेखनी सतत चलती है। मैं आपको बताऊं, महिला लेखक कुछ नहीं होता जी, लेखक लेखक होता है। बिल्कुल, ये भी अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति से जो मंडित करे वही लेखक है जी। और महिलाएं समाज के लिए लिखती हैं जी, वो अनुभवों के लिए लिखती हैं। उनके पास कसी हुई मजी हुई भाषा है जी। जरूरी नहीं है कि वो बाहर के जगत को देखें। लेखन हृदय की अनुभूतियों को ज्यादा बल देता है। और जो हमारे शाश्वत साहित्य है, वो सूर तुलसी की अगर हम बात करें तो वो शाश्वत मूल्यों को लेकर आगे चलते हैं, इसलिए वो युगों तक चलते हैं। तो ग्वालियर का जो साहित्य लेखन का परिदृश्य है अद्भुत है। अनेकानेक संस्थाएं यहाँ काम करती हैं, आप भली भांति जानती हैं। महिलाएं जागरूक होकर परिचर्चाओं में, व्याख्यान में, संगोष्ठियों में भाग लेती हैं। संभागीय सम्मेलन होते हैं, साप्ताहिक मंडल होते हैं, चर्चाएं होती हैं, मासिक काव्य गोष्ठियां होती हैं। तो जब समाज की नारी शक्ति इतनी सजग है तो उस समाज का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं ग्वालियर की सभी लेखक कवित्रियां सबको मैं बधाई देती हूँ कि उनकी लेखनी पर सरस्वती बरसती रहें और वो ऐसी ही रस बरसाती रहें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लेखक लेखक होता है, महिला पुरुष का अंतर उनमें नहीं किया जाना चाहिए। आपने बहुत बिल्कुल अच्छा मेरा मानना है ऐसा। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया और महिलाओं को निश्चित रूप से इससे संबल मिलेगा। और जैसा कि आपने कहा, मैं यह भी जानना चाहूंगी मैम कि समाज और साहित्य के अंतर संबंध को आप किस रूप में देखती हैं, कृपया बताएं। बिल्कुल, ये तो एक बड़ी ही पुरानी एक कहावत आपने सुनी है, साहित्य समाज का दर्पण है। बिल्कुल, समाज ही साहित्य को रचता है जी। समाज की धड़कनों में साहित्य घूमता है जी। जो हवाएं हम शहर में निकल जाते हैं, उन हवाओं में शब्द गूंजते हैं। मैं यहाँ से निकलती हूँ ग्वालियर में
तो मुझे तो माने मेरी जो परिचारिका है या मेरी सहायिका है, उसका बोलना, उठना, बैठना सब साहित्य नजर आता है। समाज का साहित्य माने नीचे के दर्जे से लेकर ऊंचे के दर्जे तक, उच्च वर्ग तक एक साहित्य का तंतु है। साहित्य क्या है? लोक का हित ही तो साहित्य है। साहित्यस्य यत्, जो हित के लिए बना है, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम की बात है। और ये तो कहूंगी तो बिल्कुल श्रुत वाक्य हो जाएगा कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य सुंदर है, और क्योंकि सत्य सुंदर है इसलिए कल्याणकारी है। तो साहित्य तो अगर जिसको कहते हैं ना कि साहित्य अगर मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है ना। बिल्कुल। तो साहित्य ये नहीं है, लिखित साहित्य नहीं, हमारे लिखित अलिखित साहित्य में कितने समृद्ध है। हमारी लोकोक्ति कहावतों के भंडार भरे पड़े हैं और बड़े सशक्त हैं, जिनमें जीवन का सत्य गूंजता है जी। ऐसा साहित्य हमारे पास है। मैं जानना चाहूंगी कि आपका लेखन किस विधा में और किस विषय से संबंधित रहता है। मुख्य रूप से आप क्या प्रयास करती हैं कि आपके लेखन के माध्यम से समाज को प्राप्त हो? बहुत आपने मेरे को पूछा तो मैं बताऊं, गद्य मेरी प्रिय विधा है जी। ललित गद्य लिखती हूँ मैं। अच्छा। ललित निबंध, ललित गद्य। मुझे ऐसा लगता है कि सीधी सीधी बात तो कही ही जाती है, लेकिन यदि हमारे पास व्यंजना की ताकत है, अगर हम बात को लालित्य पदावली में कह सकते हैं, सुंदर बातों में कह सकते हैं, तो उसका भी रसानुभूति हमें होनी चाहिए। उससे एक भाषा में मजाव आता है, मज जाती है। और जो शब्द मैं जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हूँ, सोशल मीडिया पर भी करती हूँ, आपने देखा होगा, जानबूझकर प्रक्षेपित करती हूँ, समाज में फेंकती हूँ शब्दों को, 4 लोग उन्हें पढ़े, अपनी भाषा में अपनाएं। तो मैं, आपने पूछा, मैं ललित गद्य लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ। ब्रज भाषा मेरा प्रिय, क्योंकि ब्रज मेरी मातृभाषा रही है, तो ब्रज भाषा में लिखती हूँ। और जैसे कि आप लिखती हैं, तो मैं आपके लेखन की बराबर पाठिका भी हूँ, और मैंने उसको आनंद में लिखती हूँ, उसको इस तरह नहीं लिखती, जो सोचती हूँ उसे लिखती हूँ। और माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि दृष्टि देती जाए। नहीं मैम, आपका लेखन बहुत ही शानदार है और समाज को, नई पीढ़ी को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। मैम, जैसा आपने कहा कि आप ललित गद्य पर ज्यादा लेखन करती हैं, जब आपके गुरु, मतलब जिनके अंडर में आपने पीएचडी की है, वही विद्यानिवास मिश्र जी हैं, जो स्वयं एक ललित निबंधकार बहुत बड़े इस देश के रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी छाप आपके लेखन में देखने को दृष्टिगत होगी ही। और मैम, एक मुख्य प्रश्न जो मेरे मन में बहुत रहता है और मैं आपके माध्यम से उसका व्यक्तिगत उत्तर भी चाहती हूँ और हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि स्त्री लेखन जो होता है, ये बात सही है कि लेखक होता है, लेकिन स्त्रियों को लेखन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? करना तो पड़ता ही है, मैं स्वयं उस बात का अनुभव करती हूँ। और समस्याएं क्या आती हैं, समाधान क्या हो सकते हैं, चुनौतियों के बारे में थोड़ा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, 2 चीजें हैं जी। लेखन मांगता है व्यापक दृष्टि, फैलाव। बिल्कुल। और स्त्री क्योंकि अपने कर्तव्य बोध में इतनी बंधी हुई रहती है, देखो, बच्चों का पालन पोषण करना, समाज की, परिवार की धुरी बने रहना, और केवल धुरी बनी रहना नहीं, मैं उसका नहीं कह रही कि वो रसोई में बंधी हुई है। निश्चित रूप से आप एक लोक सेवक भी हैं, आप एक लेखिका भी हैं, तो आप ये देखिए कि हम चाहते हुए भी हम उस व्यक्ति, उस पात्र के पास नहीं जा पाते। जैसे कोरोना काल ले लीजिए, तो जो मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, जो पदयात्री थे, जो हमारे श्रमिक बंधु थे, दूर दूर तक चले जा रहे हैं, हम चाहकर भी उनसे साक्षात मिल नहीं पाते। स्त्री की सीमाएं इस तरह से हैं। मान लीजिए अब युद्ध हो रहा है, तो जो संवाददाता जो जा रहे हैं वहां पर, वो पुरुष हैं। मैं ये नहीं कह रही हमारी सीमाएं हैं, लेकिन अगर हम अनुभव की बिल्कुल आंच को सहन करेंगे, कल्पना तो हमारी बड़ी सशक्त है, लेकिन अनुभव का जो एक मजा हुआ रूप होता है, हर चीज हमें नहीं मिलती। हिंसा से, मारकाट से हम दूर रहते हैं। कोमल है, कमजोर नहीं, ये मैं मानती हूँ नारी, लेकिन अनुभव का जो व्यापक दृष्टिकोण है, वो अपनी सोच से तो लिखती है, अध्ययन से तो लिखती है, समाचार पत्रों के, लेकिन वहां जाकर जिसको फर्स्ट हैंड नॉलेज कहते हैं, जिसको प्रथम श्रेणी, प्रथम दृष्टिया ज्ञान होता है, वो वहां पर थोड़ी सी स्त्री लेखन को जरूरत है। और साहस उससे आता है,
मान लीजिए आप जलती आग में कोई भवन चल रहा है और हम वहां जाकर और साक्षात देखते हैं, फिर हमारे वर्णन में अलग बात है। अब जैसे मान लीजिए प्रेमचंद ने पूस की रात लिखा, तो मैं ये नहीं कह रही कि प्रेमचंद ने स्वयं खेत पर जाकर पूस की रात बिना कंबल के वहां काटी, आप सभी ने वो पढ़ी है कहानी, लेकिन बहुत सारा जीवन का अनुभव है जिसमें हमें अनुभव की आंच में अपनी लेखनी को तपाना पड़ता है। स्त्रियों के साथ ये थोड़ी सी, माने उनको ये लगता है कि जो उनके विषय हैं, और सबसे बड़ी बात कि परिवार उनकी धुरी है, तो वो रिश्तों पर लिखती हैं, मनोविज्ञान पर लिखती हैं, वात्सल्य पर लिखती हैं, त्योहार पर्व उन पर लिखती हैं। अगर हम उनसे कहें कि युद्ध पर लिखिए या विनाश पर लिखिए, लेखन तो वो भी है, युद्ध भी जीवन है और शांति भी जीवन है। तो यूं करके हमारी सीमाएं हैं, और वैसे सरस्वती जिस पर कृपा करती है तो शब्द तो उतरते हैं, साक्षात होते हैं। आप स्वयं साक्षात करती हैं उनका। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने मैम कही। कुछ महिलाओं की लेखन में सीमाएं इसलिए भी तय हो जाती हैं क्योंकि एक स्त्री का गुण ही दया, क्षमा, मातृत्व होता है, तो वो उन सीमाओं से तो बाहर कभी जा ही नहीं सकती, इसीलिए वो स्त्री है। स्त्रीत्व उसका जो गुण है वो साक्षात है, वंदनीय है, जिसे मैं कहना चाहूंगी। इसीलिए मैं चाहूंगी कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो साहित्यकार हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। मैं बहुत सशक्त मानती हूँ उनको, जीवट भरा मानती हूँ ग्वालियर चंबल संभाग की महिलाओं को। और जो जीवट है वही जीवन के लिए जिजीविषा पैदा, जीने की इच्छा, जीने की लालसा, वो साहस देता है जो ग्वालियर चंबल संभाग की महिलाओं में है। और वही शौर्य की धरोहर यहां से निकलती है। शौर्य जो जीवन में परचम फहराता है विजय का, एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में विजय का परचम फहराता है। शौर्य अनेक प्रकार का होता है, सृजन का भी शौर्य होता है। तो ये यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग की बहनों को मैं कहना चाहूंगी, जो भी सरस्वती की उपासना में लगी हुई हैं, कि लिखें लिखें और खूब लिखें। लिखने से क्या होगा कि हम अपनी बात को बेहतर कह पाएंगे। ये साधना का एक दो दिन का नहीं होता, साधना का मतलब ही होता है साधना, उसे साधा जाता है, उसे साधा जाता है। क्या बात है, ये है। बिल्कुल सही बात। तो बहुत आपने अच्छी बातें ये पूछी, मैं शुभकामना देती हूँ क्योंकि मैं उनसे प्रत्यक्ष जुड़ी रहती हूँ, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। और मैम मैं ये भी जानना चाहूंगी, शिक्षा पर मैं पुनः लौटती हूँ क्योंकि आप शिक्षाविद हैं और एक 40 वर्षों का, दशकों का आप पर अनुभव रहा है शिक्षण के क्षेत्र का। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब क्या बदलाव किए जाने चाहिए, क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, भविष्य की क्या योजनाएं हो सकती हैं सरकारी माध्यमों से भी और समाज के माध्यम से भी, आप ये हमें जरूर बताएं। बिल्कुल आपने सही पूछा, और मेरे मन में एक बिल्कुल यथार्थ परिदृश्य है शिक्षा को लेकर। अब वो त्रिवर्षीय, चतुर्वर्षीय, पंचवर्षीय कार्यक्रम नहीं है कि बच्चा आया है विद्यार्थी और 3 वर्ष में वो स्नातक डिग्री करे और 2 वर्ष और स्नातकोत्तर करे। अब उसको मुक्तावस्था होनी चाहिए, मुक्त। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन के पूरे 3 वर्ष एक उपाधि प्राप्त करने में नहीं लगा सकता। जीवन बहुत तेज गति से दौड़ रहा है, उसे उसके साथ साथ और भी प्रवीणता प्राप्त करनी होती है। जैसे कंप्यूटर ले लीजिए, जैसे तकनीकी ज्ञान ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एयर होस्टेस बनना चाहती है छात्रा, तो वो उस उपाधि को भी प्राप्त करे और उस तरह भी करे। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक विशेष प्रावधान है। 2 तरह की उसमें उपाधि है कि एक आप जो रेगुलर अगर आप बीए करेंगे तो आपकी ये है, और अगर आप विषय विशेषज्ञ बनकर बीए पास करना चाहते हैं तो आपके लिए अलग पाठ्यक्रम है। आप अपने अलग कार्य करने के साथ भी बीए कर सकते हैं। तो उच्च शिक्षा में थोड़े कहना चाहिए खुला वो आना चाहिए अवसर। अच्छा। अपने जीवन की जटिलताओं को ध्यान में रखकर हम उसको सुविधा दें हर प्रकार से। और रिमोट तो आप देख ही रही हैं कि रिमोट एरियाज में जो वर्चुअल क्लासेस से हम पढ़ाते हैं, तो वो तो अपने आप में एक है ही, जो वो जीवन का सत्य है। हर जगह हम नहीं जा सकते, विद्यार्थी नाइट क्लासेस ही कर रहे हैं, है ना, समय नहीं है और वो जीविकोपार्जन भी चल रहा है। तो ये बदलाव शिक्षा नीति में आ गए हैं। अच्छा। अब ये शिक्षा नीति लागू भी हो गई है और ये बिल्कुल व्यवहारिक जीवन में आएंगे। एक मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, एक छात्रा केवल उपाधि के साथ साथ अनेक
वो भी अपने कौशल भी ले लेती थी, डिप्लोमा भी कर लेती थी, क्योंकि जरूरी है आज के जीवन में। बिल्कुल मैम। और आज आपको हमारे बहुत से दर्शक सुन रहे होंगे और विभिन्न माध्यमों से ये साक्षात्कार पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा, तो इस देश के छात्रों के लिए, ग्वालियर चंबल संभाग के छात्रों के लिए आपका संदेश जानना चाहेंगे। संदेश तो क्या, मैं कहती हूँ कि आप भारतीय हो, और भारतीय होना बड़े गर्व से भर देता है, क्योंकि भारतीय के पास जो जीने की कला है वो विश्व में किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास जो शास्त्रों का अमृत है वो विश्व में किसी के पास नहीं है। हमारे पास जो संस्कारों की धरोहर है, मैं ये नहीं कहती कि विश्व के अन्य देशों पे संस्कार नहीं है, लेकिन ऐसे संस्कार जो आपको कदम कदम पर मुसीबतों से बचाते हैं, ऐसे वाक्य, वो ऐसे अमृत वाक्य हमारे भारतीयों के पास हैं। तो भारतीय विद्यार्थी, इसीलिए आप देख लीजिए पूरे विश्व में जो डंका बज रहा है, जो दबदबा है, वो भारतीय विद्यार्थी का है, जो यहाँ से निकले हैं विषय विशेषज्ञ बनकर, और वो नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं उनको यही कहूंगी, भारतीयता से भर के अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि जड़ों से जुड़े रहें और शिखर तक पहुंचे। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और वो कर सकते हैं, करते भी हैं और कर सकते हैं। ये मेरा संदेश है, जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात मैम आपने कही, और छात्रों को जो आपका संदेश है निश्चित रूप तक उन तक पहुंचेगा और उनके जीवन में बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपके माध्यम से हमारे जैसी कई लड़कियों ने, कई महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की है। बहुत सारे ग्वालियर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, इसमें से मैं समझती हूँ आधे से ज्यादा महिलाएं PRG कॉलेज से पढ़ी हुई होंगी, और जिनकी आप गुरु रही हैं, जो आपकी शिष्या रही हैं, और देश विदेश तक वो अपना परचम लहरा रही हैं। तो निश्चित रूप से जिस गुरु के माध्यम से बच्चे निकलते हैं, सीखते हैं, वो बहुत उन्नति अपने जीवन में करते हैं। और आज मैम आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ साझा की, आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमारे दर्शकों को बताई। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ कि लोकनाथ के महिला दिवस कार्यक्रम श्रृंखला में, साक्षात्कार श्रृंखला में, शख्सियत कार्यक्रम के तहत आज आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी के साथ साझा की। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और लोकनाथ परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। लोकनाथ परिवार का भी आभार, आपका आभार जो सामाजिक सरोकारों के लिए इतना जीवंत कार्यक्रम आपने किया और मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकनाथ, जनता की आवाज।